गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम छठा चैप्टर जो चल रहा है हमारा 12th क्लास का वंशानुगति का आणविक आधार, उसका छठा पार्ट पढ़ेंगे हम। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा या इसको बोलते हैं आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह। मतलब कैसे आनुवांशिक सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करती है, प्रवाह करती है, ये देखना है। इसके लिए आपको सिर्फ ये एक समीकरण, एक लाइन को अच्छे से समझ लेना है। ये लाइन अगर समझ में आ जाएगी तो पूरा क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कौन सी लाइन समझना है? पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन या प्रतिकृतियन मतलब अपने जैसी नई कॉपी तैयार करना। रेप्लिकेशन शब्द जो बना है वो रेप्लिका से बना है, और रेप्लिका का अर्थ होता है मुझ जैसा, मतलब जो है अणु या पदार्थ या जीव, उसी के जैसा वापस से नया बनना, सेम टू सेम, वैसी कैसी कॉपी बनना, उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो पहली ये चीज़ याद रखना, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। इस क्रिया में एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। और कौन सा पॉलीमरेज बोलेंगे इसको? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाएगा। तो पहली स्टेप याद रखना। दूसरी स्टेप में आपको डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बनना? डीएनए से एमआरएनए बनना। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन बोलते हैं। अनुलेखन किससे क्या बनना? डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहा जाता है। मतलब डीएनए के अंदर जो अनुवांशिक सूचना है वो किस में पहुंच जाए? आरएनए में पहुंच जाए। अगर अनुवांशिक सूचना है तो उस सूचना का प्रवाह क्या कहलाता है? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये क्रिया भी एक एंजाइम की उपस्थिति में हो रही। यहाँ पर डीएनए से डीएनए बना था तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ी, और यहाँ पर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होगी। ठीक है। उसके बाद एमआरएनए से सूचना जाती है किसमें? अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल में, और अमीनो अम्ल किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये सूचना एमआरएनए से किसके द्वारा? राइबोसोम के माध्यम से, राइबोसोम की मध्यस्थता के द्वारा कहाँ तक? एमआरएनए से सूचना कहाँ पर? अमीनो अम्ल तक पहुँच करके किसका निर्माण होना? प्रोटीन का निर्माण होना। इस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब अनुवादन। ठीक है। एमआरएनए के पास जो सूचना थी उसका अनुवादन कहाँ कर दिया उन्होंने? अमीनो अम्ल पर, और अमीनो अम्ल ने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। ये तीन क्रियाएं हो रही हैं एक के बाद एक। पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन। एक और क्रिया याद रखना आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में ध्यान रखना है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से पीछे की ओर जाना मतलब किसका बनना? डीएनए का बनना। रिवर्स मतलब पीछे की ओर जाना, तो आरएनए से किसका बनना? डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो ये सेंट्रल डोग्मा या आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह आपको समझ में आ जाएगा। तो आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह क्या है? डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का कहाँ पर? एमआरएनए तक पहुँचना, या डीएनए की आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होना, अनुलेखित होना, अनुलेखन होना या अनुलेखित होना। क्या? फिर से देखना, डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का कहाँ पर? आरएनए में अनुलेखित होना या ट्रांसक्रिप्ट होना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। और आरएनए की अंदर जो सूचना आई हुई हैं उन आरएनए की सूचनाओं का ट्रांसलेट होना कहाँ? आरएनए की सूचनाओं का ट्रांसलेट होना कहाँ पर? अमीनो अम्ल में। किसके माध्यम से? राइबोसोम के माध्यम से ट्रांसलेट होना या अनुवादित होना ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है। मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं हम, डीएनए से सूचना का कहाँ पर पहुँचना? प्रोटीन तक पहुँचना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लें कि डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का प्रोटीन तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सेंट्रल डोग्मा।
या साफ साफ लिखा है अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह, मतलब जो सूचनाएं निहित होती किसके अंदर, डीएनए के अंदर, उस सूचना को कहाँ तक पहुँचना, प्रोटीन तक पहुँचने की प्रक्रिया को अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह कहते हैं। इस अनुवांशिक सूचना के प्रवाह के संबंध में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कही है। सबसे पहली बात आती है एक दिशी प्रवाह, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहां पर सूचना किस दिशा में, सिर्फ एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ती जाएगी। कहां से कहां की ओर बढ़ेगी, पहले डीएनए, डीएनए से सूचना जाएगी कहां पर, आरएनए, और आरएनए से सूचना कहां पहुंचेगी, प्रोटीन में। इस प्रकार के प्रवाह को यूनिडायरेक्शनल या एक दिशी प्रवाह कहा जाता है। इस एक दिशी प्रवाह के बारे में उस वैज्ञानिक ने बताया जिसने डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल दिया, मतलब क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1958 में सेंट्रल डोग्मा या सूचनाओं के प्रवाह के संबंध में एक परिकल्पना, एक फ्लो दिया जिसका नाम क्या है, एक दिशी प्रवाह या यूनिडायरेक्शनल फ्लो। उन्होंने बताया कि जो अनुवांशिक सूचनाएं डीएनए में निहित होती है वो पहले कहाँ जाती हैं, कौन सी क्रिया के द्वारा जाती हैं, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए में, और आरएनए से जो है ट्रांसलेशन के द्वारा कहाँ पर पहुँचती है, प्रोटीन में पहुँचती है। तो इस प्रकार के प्रवाह को एक दिशी प्रवाह कहते हैं। दूसरा आता है चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो। इस प्रवाह के बारे में या इस चक्र के बारे में सबसे पहले बेरी कोमोनर नामक वैज्ञानिक ने 1968 में बताया, और उन्होंने बताया कि ये जो अनुवांशिक सूचना है वो किस रूप में, एक चक्र के रूप में प्रवाहित होती है। पहले सूचना रहती है आरएनए में, ठीक है, पहले सूचना रहती है डीएनए में, डीएनए से सूचना जाती है कहाँ पर, डीएनए से पहुँचती है आरएनए में, आरएनए से सूचनाएं पहुँचती है प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन से फिर सूचनाएं जाती है आरएनए में, आरएनए से फिर वापस सूचना कहाँ पहुँच जाती है, डीएनए में, और डीएनए से फिर सूचनाएं आरएनए में। इस प्रकार एक फ्लो के रूप में, एक चक्र के रूप में फ्लो होता रहता है। तो इस प्रवाह का नाम क्या बोल दिया है, चक्रीय प्रवाह, ठीक है। डीएनए से सूचना आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से फिर आरएनए, और आरएनए से फिर डीएनए में। इस प्रकार चक्र के रूप में सूचनाओं का प्रवाह होता रहता है। ये किसने बताया, बेरी कोमोनर ने। और आखिरी प्रवाह जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या इसको टेमेनिज्म या हिंदी में बोलते हैं इसको विपरीत प्रवाह, विपरीत प्रवाह। अब ये टेमेनिज्म शब्द इससे याद रखना, टेमिन से। टेमिन नामक वैज्ञानिक ने, किसने, टेमिन नामक वैज्ञानिक में 1963 में विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ जो है उन्होंने बताया आरएनए। कौन, आरएनए विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ। तो अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, तो अनुवांशिक सूचना किसके पास होंगी, आरएनए के पास। तो आरएनए से सूचना पहले जाएगी डीएनए में, फिर डीएनए से सूचना जाएगी आरएनए में, और फिर आरएनए से सूचना जाएगी प्रोटीन में। किसमें, प्रोटीन में। या यूं कह दो कि पहले डीएनए से सूचना जाएगी आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में। पर ये जो विषाणु है, इस विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ कौन है, आरएनए है। तो पहले आरएनए से सूचना जाएगी पहले डीएनए में, ठीक है, पीछे जा रही, रिवर्स हो रही है। और फिर डीएनए से सूचना जा रही कहाँ पर, आरएनए में, फिर आरएनए से जा रही कहाँ पर, प्रोटीन में। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, आरएनए से। आरएनए से अनुवांशिक सूचना है डीएनए में, डीएनए से सूचना है आरएनए में, और आरएनए से प्रोटीन में, मतलब अमीनो अम्ल में। इस प्रकार का फ्लो जो है वो क्या कहलाता है, विपरीत प्रवाह कहलाता है। और इस प्रकार के फ्लो को क्या कहा जाता है, टेमेनिज्म कहलाता है। मतलब जब अनुवांशिक सूचनाएं विपरीत दिशा में जाती हैं तो उस प्रक्रिया को टेमेनिज्म कहा जाता है। बाद में टेमिन और उसके साथी का नाम है बाल्टीमोर, बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक ने 1975 में इस प्रवाह का नाम रख दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, पर कैसा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, रिवर्स, मतलब विपरीत दिशा में। किधर से किधर की ओर, डीएनए से आरएनए की ओर, आरएनए से डीएनए की ओर। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन,
और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इस प्रक्रिया में, आखिरी वाली प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन 2 बार होता है। पहले आरटी होता है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से सूचनाएं कहाँ जाती है, डीएनए में, फिर डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा डीएनए की सूचना जाती है आरएनए में, और आरएनए से फिर ट्रांसलेशन द्वारा सूचना जाती है प्रोटीन में। ठीक है, इस प्रकार की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा या आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह। मुझे लगता है इतना विशेष कठिन टॉपिक नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब टॉपिक छोटा है इसलिए मैं आपको साथ साथ ही एक नया टॉपिक भी इसमें जोड़ देता हूं, बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन। अब छोटा सा टॉपिक है एक और है जिसका नाम है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन क्या है आप सब जानते हैं, जीवों के आनुवांशिक गुण में या जीन में या गुणसूत्र में अचानक या अकस्मात होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। हम पढ़ेंगे बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट, बहुत छोटे सी रचना में क्या हो जाए परिवर्तन। किसकी छोटी सी रचना में, नाइट्रोजन क्षार की। जीन का जो है, किसी भी जीन का किसी एक नाइट्रोजन क्षार, किसी एक नाइट्रोजन क्षार में अगर प्रतिस्थापन या परिवर्तन हो जाए, किसमें, किसी जीन के किसी एक छोटे से नाइट्रोजन क्षार में, एक नाइट्रोजन क्षार बोल दो, किसी भी जीन के किसी एक नाइट्रोजन क्षार में अगर परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, विलोपन भी हो सकता है और प्रतिस्थापन भी हो सकता है। विलोपन मतलब होता है विलुप्त तो होना, और प्रतिस्थापन होता है प्रतिस्थापित हो जाना, मतलब कि स्थान बदल जाना। ठीक है, तो जीन के एक नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन, चाहे परिवर्तन क्या हो, विलोपन डिलीट होना हो या प्रतिस्थापन होना हो, इन दोनों के कारण जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। इस बिंदु उत्परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों की संभावना बनी रहती है। उदाहरण की बात करें, जैसे हीमोग्लोबिन है HB, ये एक संयुग्मी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन है क्या, ऑब्जेक्टिव में हीमोग्लोबिन क्या है, संयुग्मी प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो अमीनो अम्ल की श्रृंखलाओं का बना होता है। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोब्यूलिन श्रृंखला है, बीटा ग्लोबिन नामक जो श्रृंखला है, उस बीटा ग्लोबिन के अंदर जो छठे नंबर का, कौन सा नंबर का, छठे नंबर का अमीनो अम्ल जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक अम्ल। इस छठे नंबर के अमीनो अम्ल को कोडित करता है कौन सा कोडॉन, GAG नामक कोडॉन। ये GAG कोडॉन इस बीटा ग्लोब्यूलिन या बीटा ग्लोबिन नामक पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, उस चेन के अंदर जो छठे नंबर का अम्ल है जिसका नाम क्या है, ग्लूटामिक अम्ल, इसको कोडित कौन करता है, GAG। अब GAG मतलब यह है पूरा कोडॉन, और ये 3 है नाइट्रोजन क्षार। इन नाइट्रोजन क्षार में से किसी एक नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन हो जाए, मान लो इसमें A में परिवर्तन हो जाए, इस A की जगह U आ जाए, कौन आ जाए, A की जगह पर U आ जाए, तो ये GAG तो किसको कोडित करता है, ग्लूटामिक अम्ल को। मतलब सही दिशा में अगर कोडॉन काम कर रहे हैं तो क्रिया सही चल रही है। पर अगर इस A नाइट्रोजन क्षार की जगह कौन आ जाए, U, तो A नाइट्रोजन क्षार की जगह U आने से ये कोडॉन GUG बन जाएगा, और GUG कोडॉन जो है वेलिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करेगा। और जब वेलिन को कोडित कर देगा, ये करना किसको था, इसको ग्लूटामिक अम्ल को। तो सिंपल साधारण प्रक्रिया चलती रहती है और हीमोग्लोबिन कैसा रहता, सामान्य रहता। पर ये A नाइट्रोजन क्षार के स्थान पर U नाइट्रोजन क्षार आ गया, तो ये इसको कोडित करने की बजाय किसको कोडित कर देगा, वेलिन। और जब वेलिन अमीनो अम्ल को कोडित कर देगा तो ये हीमोग्लोबिन सामान्य की जगह क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन असामान्य हो जाता है तो एक रोग हो जाता है, उस असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने वाले रोग को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया, हंसियाकार रक्त अल्पता। मतलब जो सेल्स होती हैं वो कैसे आकार की जाती हैं, हंसिए के आकार की, गोल ना होकर के किस आकार की प्रतीत होने लगती, इस हंसिए के आकार की दिखाई देने लगती है। तो ये बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कौन सा रोग होता है, तो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। बिंदु उत्परिवर्तन है क्या, किसी जीन के एक नाइट्रोजन क्षार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है।
तो ये छोटा सा टॉपिक एक और हो गया आपका बिंदु उत्परिवर्तन। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित प्रमुख घटकों का वर्णन। थैंक यू।